यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में बीए फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट के टॉपिक अपक्षय के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे अपक्षय की परिभाषा एवं अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक या जिसको अपन फैक्टर्स कह सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या है अपक्षय की। ये जो प्रश्न है आप पुराने पेपर में आप देखोगे तो इस ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आता ही रहता है। अतः इसको आप अच्छे से पीडीएफ आपको भेजेंगे तो उसको आप अपने नोटबुक में ज़रूर नोट्स बनावें और इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास करें। अपक्षय जो होता है सामान्यतः क्या होता है तो इसकी परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे अपक्षय की परिभाषा या तात्पर्य। अपक्षय के अंतर्गत अपन चट्टानों के अपने ही स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया तथा उससे उस चट्टान विशेष या स्थान विशेष के अनावरण की क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। यानी सामान्य रूप से अपक्षय जो है चट्टान का अपने ही स्थान पर टूटना फूटना भौतिक और रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा जो होता है उसको अपन अपक्षय कहते हैं। अपक्षय जो होता है वो किसी चट्टान का अपने स्थान पर ही टूटना और फूटना, ये अपने को ध्यान रखना है। यानी अपक्षय के अंतर्गत क्या आता है, स्थान पर जो है अपने ही स्थान पे चट्टान का अपने ही स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को अपन क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं सामान्य अर्थों में। इसमें चट्टान चूर्ण के परिवहन को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अपर्दन की क्रिया में टूटे हुए चट्टानों के टुकड़े के परिवहन, यानी जिसमें परिवहन जो होता है अपर्दन में क्या होता है, जो अपक्षय के द्वारा जो टूटे हुए जो चट्टानों के जो टुकड़े हैं उसको परिवहन यानी किन किन साधनों द्वारा होता है, तो नदी, हिमानी, वायु, भूमिगत जल तथा सागरीय लहर द्वारा होता है तथा टुकड़ों द्वारा आपस में रगड़ एवं उनके द्वारा कटाव की क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। ये जो होता है अपर्दन, ठीक है। अब अन्नाच्छादन जो होता है, अन्नाच्छादन में क्या होता है, अपर्दन और अपक्षय दोनों ही क्रियाओं का समावेश किया जाता है। अन्नाच्छादन को ध्यान रखना है। अन्नाच्छादन के अंतर्गत क्या होता है, अन्नाच्छादन में अपक्षय और अपर्दन दोनों ही क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार अपक्षय में केवल स्थैतिक क्रिया है। अपक्षय जो है क्रिया है ये अपने को ध्यान रखना है, स्थैतिक यानी उस स्थान विशेष पर, यानी उसमें स्थिरता रहती है, यानी उसमें गति नहीं होती है। और अपर्दन में गतिशील क्रिया होती हैं। अन्नाच्छादन यानी स्थैतिक तथा गतिशील दोनों क्रियाओं का योग होती है, ठीक है। अब है स्थैतिक क्रिया का साधारण तात्पर्य चट्टानों के अपने स्थान पर टूट फूट से है। यानी स्थैतिक जो अपक्षय की जो क्रिया है उसमें स्थैतिक का क्या अर्थ निकालते हैं, तो चट्टान के अपने ही स्थान पर टूट फूट से हैं। अपक्षय की क्रिया को निम्न शब्दों में संजोया जा सकता है। तो जो परिभाषा है इसमें अपन सामान्य अर्थों में देखेंगे तो अपक्षय चट्टानों के टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पड़कर तथा विदीर्ण होकर अपने ही स्थान पर बिखर कर रह जाती हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं, ठीक है। ये जो है एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, अपक्षय क्या है, अपक्षय चट्टानों के टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन एवं वियोजन, ये अपने को ध्यान रखना है, विघटन एवं वियोजन द्वारा ढीली पड़कर तथा विदीर्ण होकर अपने ही स्थान पर बिखर जाती हैं या टूट फूट हो जाती हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। लेखक की यानी लेखक जो है ये जो परिभाषा है सविंद्र सिंह के अनुसार, लेखक की उपयुक्त परिभाषा के अंतर्गत अपक्षय की क्रिया के लिए दो आवश्यक तत्व दिखाई दे पड़ते हैं। प्रथम है चट्टानों का विघटन तथा वियोजन। भौतिक क्रियाओं, अब भौतिक क्रिया कौन कौन सी होती हैं, भौतिक क्रियाओं द्वारा जो होता है तो उसमें जैसे ताप है, तुषारपात है, जल आदि क्रिया द्वारा चट्टानों के ढीले पड़ने को विघटन तथा रासायनिक कारकों द्वारा चट्टानों के कमजोर तथा ढीले पड़ने को वियोजन कहते हैं। यानी विघटन किसको कहते हैं, यानी भौतिक कारकों, जिसमें भौतिक कारक कौन कौन से होते हैं, ताप, तुषारपात,
जल आदि द्वारा चट्टानों के ढीले पड़ने को अपन क्या कहते हैं, विघटन कहते हैं। और रासायनिक कारकों, यानी यही जो रासायनिक कारकों द्वारा चट्टानों के कमजोर तथा ढीले पड़ने को अपन क्या कहते हैं, वियोजन कहते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। अब विघटन एवं वियोजन में जो अंतर है मूलभूत, इस प्रकार विघटन तथा वियोजन के कारण चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं तथा बाद में टूटकर बिखर जाती हैं। दूसरी प्रमुख विशेषता चट्टानों की अपने स्थान पर विदीर्ण होने से संबंधित है। इस प्रकार अपक्षय में परिवहन का जरा भी हाथ नहीं होता है, यानी इसमें जो होता है अपक्षय जो होता है वो अस्थितिक होता है, इसमें परिवहन का कोई भी हाथ नहीं होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। उपयुक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आर्थर होम्स ने अपक्षय की जो परिभाषा दी है वो निम्न है। ठीक है, अब आर्थर होम्स के अनुसार जो है परिभाषा क्या है अपक्षय की, तो अपक्षय उन विभिन्न भूपृष्ठीय प्रक्रियाओं का प्रभाव है जो कि चट्टानों के नष्ट होने तथा विघटन में सहायता प्रदान करती हैं, बशर्ते कि ढीले पदार्थ का बड़े पैमाने पर परिवहन न हो। यानी जो भी ढीले पदार्थ है उसका बड़े पैमाने पर परिवहन न हो। ठीक है, एक बार और ये रिपीट कर रहा हूँ। अपक्षय उन विभिन्न भूपृष्ठीय प्रक्रियाओं का प्रमाण है जो कि चट्टानों के नष्ट होने तथा विघटन में सहायता प्रदान करती हैं, बशर्ते ढीले पदार्थों का बड़े पैमाने पर परिवहन न हो। ठीक है, ये किसके अनुसार है, आर्थर होम्स के अनुसार अपक्षय की परिभाषा है। अब है इस प्रकार होम्स महोदय ने अपक्षय की सीमा को न्यायोचित ढंग से अंकित कर दिया है तथा जल तथा वायु के कार्यों को जो कि अपवर्तन से संबंधित होते हैं अपक्षय की क्रिया से अलग कर दिए हैं। यदि स्पार्क्स महोदय के अपक्षय पर विचार कर विश्लेषण किया जाए तो उपयुक्त विवरण को ही बल मिलता है। स्पार्क महोदय भी अपक्षय के अंतर्गत चट्टानों के स्थान पर ही टूटने की क्रिया को सम्मिलित करते हैं। यानी स्पार्क जो महोदय हैं उन्होंने भी अपक्षय में क्या है अंतर्गत चट्टानों के स्थान पर ही टूटने की क्रिया को सम्मिलित करते हैं। जैसे पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक कारकों द्वारा चट्टानों की अपने ही स्थान पर यांत्रिक विधि, ये अपने को ध्यान रखना, यांत्रिक विधि द्वारा टूटने अथवा रासायनिक वियोजन की क्रिया को अपक्षय कहा जाता है। ठीक है, अब है अपक्षय के अंतर्गत दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। प्रथम होता है भौतिक परिवर्तन, जिसके अंतर्गत ताप परिवर्तन, तुषार क्रिया तथा जीव जंतुओं द्वारा चट्टानों का विघटन होता है। और द्वितीय प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो होता है रासायनिक होता है, जिसके अंतर्गत जल यानी स्थिर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जीवों द्वारा चट्टानों में वियोजन होता है। ये क्या होता है, स्थिर होता है, यानी उसी स्थान पर चट्टानों में होता है। ठीक है, अब है उपयुक्त कारकों यानी भौतिक, रासायनिक और जीव संबंधी एक साथ भी कार्य कर सकते हैं तथा अलग अलग भी कार्य कर सकते हैं। उपयुक्त विवरण के आधार पर अपक्षय की निम्न परिभाषाएं प्रस्तुत की जा सकती है सामान्य अर्थों में। अब जो मिली जुली जो सभी विद्वानों के बाद में अपन कहें सामान्य अर्थों में अपक्षय की परिभाषा, तो अपक्षय ताप, जल, वायु, प्राणियों का कार्य है। किसका कार्य है, अपक्षय क्या है, ताप, जल, वायु तथा प्राणियों का कार्य है, जिसके द्वारा यांत्रिक तथा रासायनिक परिवर्तनों से चट्टानों में टूट फूट रहती हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। ठीक है, यहाँ यह स्मरणीय है कि जलवायु या प्राणियों के केवल उतने ही कार्य का अध्ययन अपक्षय के अंतर्गत किया जाता है जिससे चट्टानों का टूटना केवल उनके स्थान पर ही सीमित रहता है। यदि अपनी गति द्वारा उपयुक्त कारक यानी जल, वायु, तुषार आदि चट्टानों या धरातलीय भाग में परिवर्तन लाते हैं तो उन्हें अपवर्तन के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। ठीक है, स्थितिक होना चाहिए, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। अब जो है अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारक या अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है ताकि आपको आगे आने वाले जो अपक्षय के जो प्रकार है वो अपने को अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब अपक्षय को प्रभावित करने वाले निम्न कारक है। पहला है चट्टान का संगठन तथा संरचना। अब चट्टान का संगठन तथा संरचना जो है, चट्टान कठोर है तो उसका जो अपक्षय जो होता है वो धीमे होगा, और संरचना यानी किन किन खनिज पदार्थों से मिलकर बनी हुई है, यानी भिन्न प्रकार के खनिज हैं, तो उसमें अपक्षय की मात्रा ज़्यादा होगी। ठीक है, तो
चट्टान मुलायम है तो अपक्षय ज़्यादा होगा, और रासायनिक यानी जो क्रिया हैं उनसे भी वो धीरे धीरे वियोजन होकर करके टूट जाता है अपने स्थान पर। तो अपक्षय का प्रमुख रूप चट्टान में विघटन तथा वियोजन है। अतः स्पष्ट है कि कमजोर तथा असंगठित चट्टानों में ये क्रियाएं आसानी से घटित हो जाती हैं। यानी कमजोर और असंगठित जो चट्टान है उनमें यह क्रियाएं, अपक्षय की क्रियाएं आसानी से घटित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए रंध्रपूर्ण तथा घुलनशील खनिजों वाली चट्टानों में रासायनिक अपक्षय तीव्रता से संपन्न होता है, और चट्टानों की परत की स्थिति का भी प्रत्यक्ष यानी का भी प्रभाव अपक्षय की सक्रियता पर पड़ता है। यानी जो सक्रियता जो होती है वो कितनी हो, यानी तीव्र होगी या धीमी होगी, तो उसकी संरचना का भी प्रभाव इस पर पड़ता है। चट्टानों की परत की स्थिति का भी प्रभाव अपक्षय की सक्रियता पर पड़ता है। जिन चट्टानों में इन परतों की स्थिति लंबवत या ऊर्ध्वाधर होती है, यानी चट्टानें क्या लंबवत परतें जो होती हैं तो उसमें क्या अपक्षय धीमा होता है, और क्षैतिज होती हैं तो उसमें क्या है अपक्षय जो होता है वो शीघ्र भी हो सकता है, या उनमें जो है वो कमज़ोर हैं या कैसी हैं उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो यानी जिन चट्टानों में इन परतों की स्थिति लंबवत या ऊर्ध्वाधर रूप में होती हैं उनमें तापीय भिन्नता, तुषारपात, जल तथा हवा का प्रभाव शीघ्र होने लगता है। जैसे चट्टान ढीली पड़ती हैं तथा लंबवत स्तर के कारण उनकी टूटन तथा गुरुत्व के कारण नीचे की ओर खिसकाव प्रारंभ हो जाता है। इसके विपरीत यदि चट्टान के स्तर क्षैतिज रूप में मिलते हैं तो उनमें संगठन अधिक होता है तथा उनका विघटन तथा वियोजन आसानी से या शीघ्र नहीं हो पाता है। ठीक है, यानी क्षैतिज रूप में जो चट्टानों की परतें हैं तो उसमें क्या है अपक्षय जो होता है वो धीमा होता है, और लंबवत रूप में जो परतें होती है चट्टानों की उसमें अपक्षय क्या है थोड़ा तीव्र होता है। चट्टानों की संधियों का यांत्रिक अपक्षय पर अधिक प्रभाव रहता है, और अधिक संधिया वाली चट्टानों में शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में तुषार के कारण विस्तार तथा संकुचन होता रहता है, जिस कारण विघटन शीघ्रता से हो जाता है। इसी प्रकार उष्ण भागों में तापीय अंतर के कारण, यानी रात्रि तथा दिन में ये जो तापीय अंतर होता है इस कारण से भी संधियुक्त चट्टानों में फैलाव, टूट या संकुचन अधिक होने से विघटन होता रहता है। ठीक है, अब है दूसरा जो कारक है वो प्रभावित करने वाला, वो है स्थल के ढाल का स्वभाव। यानी ढाल ज़्यादा होगा तो अपक्षय की मात्रा जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, ढाल यांत्रिक अपक्षय तथा मुख्य रूप से अपक्षय से उत्पन्न चट्टान चूर्ण के सरकने को सर्वाधिक नियंत्रित करता है। यदि किसी भी स्थान में चट्टानी भागों का ढाल खड़ा है तो यांत्रिक अपक्षय के कारण जरा भी विघटन होने से चट्टानों में ढीलापन आने से चट्टानों का शीघ्र टूटकर नीचे सरकना प्रारंभ हो जाता है। यदि अपक्षय से उत्पन्न सामग्री का शीघ्र स्थानांतरण हो जाता है तो अपक्षय की गति और भी अधिक प्रबल हो जाती है। इसके विपरीत सामान्य ढाल वाले भागों में अपक्षय तीव्र रूप से नहीं हो पाता है। यानी ढाल कम है तो अपक्षय की गति धीमी होगी, और ढाल तीव्र है तो जो अपक्षय जो पदार्थ हैं वो सरक जाएंगे यानी स्थानांतरित हो जाएंगे, तो उससे जो है वो वहाँ पे अपक्षय की मात्रा यानी ज़्यादा होगी, अपक्षय की क्रिया। प्रथम यह कि सामान्य ढाल होने के कारण उत्पन्न सामग्री का स्थानांतरण नहीं हो पाता है, तथा दूसरा यह कि कम ढाल होने से चट्टानों का संगठन शीघ्रता से कमज़ोर नहीं हो पाता है। ठीक है, अब जो है तीसरा जो कारक है वो है जलवायु। जलवायु का भी अपक्षय की क्रिया पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यानी जैसे उष्णकटिबंधीय जलवायु है तो वहाँ पे तापीय अंतर के कारण अपक्षय की क्रिया ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यानी उष्णकटिबंधीय जलवायु या शीतोष्ण कटिबंधीय, और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु या शीत कटिबंधीय जलवायु, तो वहाँ पे तुषारपात की जो रासायनिक क्रिया है वो रासायनिक क्रियाओं के कारण और यांत्रिक क्रियाओं के मिले जुले कारण भी वहाँ पे अपक्षय की गति ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो यह कारक भी जलवायु में भिन्नता के कारण भी, यानी जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। यानी एक समय जो किसी स्थान विशेष पर जो है वर्ष भर में जलवायु में भिन्नता का या अंतर तो होता रहता है, तो उससे भी अपक्षय की क्रिया जो होती है वो तीव्र होती है।
यह कारक दो रूपों से प्रभाव डालता है। एक तो यह कि भूपटल के विभिन्न भागों में जलवायु की भिन्नता के कारण अपक्ष में भिन्नता तथा उसकी सक्रियता में पर्याप्त अंतर मिलता है। उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय या अर्ध भागों में या अर्ध उष्णकटिबंधीय भागों में अत्यधिक जल के कारण रासायनिक अपक्षय अधिक होता है। इन स्थानों में आर्द्रता तथा ताप की अधिकता के कारण सभी प्रकार के लवण के अपक्षालन कार्य यानी घुला करके बहाने की क्रिया को लीचिंग या अपक्षालन या गोलक कार्य अधिक सक्रिय होते हैं, जिस कारण धरातली भागों में रासायनिक अपक्षय द्वारा अपक्षालन तथा घोलन अधिक होता है और यहाँ पर यांत्रिक अपक्षय नगण्य होता है। इसके विपरीत उष्ण तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु वाले भागों में अर्थात उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय भागों में यांत्रिक अपक्षय अधिक होता है, क्योंकि चट्टानी भागों में दिन के अधिक ताप तथा रात्रि के कम ताप के कारण क्रमशः फैलाव एवं संकुचन जो होता है, फैलाव एवं संकुचन होते रहने से विघटन आसान हो जाता है। और शुष्क और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले प्रदेशों में भी रासायनिक अपक्षय की तुलना में रासायनिक अपक्षय अधिक होता है। यानी शीतोष्ण कटिबंधीय शुष्क शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में भी जलवायु जो वाले प्रदेश हैं वहाँ पे रासायनिक अपक्षय की तुलना में यांत्रिक अपक्षय अधिक होता है, क्योंकि चट्टानों के फटन तथा दरारों एवं संयोग में दिन का समाविष्ट जल रात में जम कर ठोस हो जाता है तथा दिन में पुनः पिघल कर तरल हो जाता है। इस क्रिया की पुनरावृत्ति के कारण चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं तथा विघटन प्रारंभ हो जाता है। और शीत जलवायु वाले भागों में सभी प्रकार के अपक्षय प्राय नगण्य होते हैं। यदि धरातल पूर्ण रूप से जमकर बर्फ से आच्छादित हो जाता है तो यांत्रिक एवं रासायनिक सभी प्रकार के अपक्षय स्थगित हो जाते हैं। यानी वहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का अपक्षय नहीं होगा, वो कि वहाँ पे बर्फ जम जाती है, ठीक है, पूर्ण रूप से। तो तथा यह क्रिया तभी सक्रिय हो पाती है जबकि बर्फ पिघल जाती है। इतना ही नहीं, एक ही स्थान पर जलवायु की वार्षिक भिन्नता का भी प्रभाव अधिक होता है। उदाहरण के लिए मानसूनी गर्म प्रदेशों में वर्षा काल में अधिक नमी तथा ताप के कारण रासायनिक अपक्षय अधिक होता है, परंतु शुष्क एवं ग्रीष्म काल में यांत्रिक अपक्षय सक्रिय हो जाता है, ठीक है। अब है वनस्पति का प्रभाव। अब वनस्पति का भी जो प्रभाव है वो अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारकों में बहुत ही अधिक होता है। यानी जो वनस्पति की जो जड़ें हैं वो क्या है, एक तरफ चट्टानों को संगठित करके रखती हैं, तो दूसरी ओर ये जो जड़ें जो हैं उनके अंदर कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो उससे जो वो कीड़े मकोड़े जो हैं वो क्या है, ये संधियों का निर्माण करते हैं जड़ें, और संधियों के कारण निर्माण के कारण क्या है, जो चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं, उससे क्या है, अपक्षय की गति तीव्र हो जाती है, ठीक है। तो किसी भी स्थान विशेष में वनस्पति की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति का अपक्षय के स्वभाव पर प्रभाव होता है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि वनस्पति आंशिक रूप से अपक्षय के कारक भी हैं तथा आंशिक रूप से उनके लिए अवरोधक भी हैं। वास्तव में वनस्पति अपनी जड़ों द्वारा चट्टानों को जकड़े रखती हैं, जिससे यानी वास्तव में क्या है, वनस्पति अपनी जड़ों द्वारा चट्टानों को जकड़े रखती हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, अपक्षय कम होता है, जकड़े रहते हैं, जिससे चट्टानों का संगठन अधिक बढ़ जाता है। इसी प्रकार वनस्पतियों के आवरण से सूर्य ताप आदि का प्रभाव आवरण के नीचे वाले चट्टानों पर नहीं हो पाता है। इस प्रकार जिन भागों में वनस्पति की स्थिति होती है वहाँ पर अपक्षय सीमित होता है, परंतु इसके अभाव में स्थिति पूर्णतया विपरीत होती है। इस विषय में मतभेद है, ठीक है, इस विषय में विद्वानों के भी मतभेद हैं। वनस्पति की जड़ों में कई प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि चट्टानों में शनय शनय विघटन लाते हैं रहते हैं तथा वृक्षों की जड़ों के चट्टानों में प्रवेश के कारण उनकी संध्या विस्तृत हो जाती हैं और चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं तथा विघटन प्रारंभ हो जाता है, तो इससे क्या है, अपक्षय अधिक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज अपन ने देखा अपक्षय की परिभाषा और अपक्षय को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन कारकों के बारे में अध्ययन किया है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप बार बार इसका अध्ययन करें और PDF जो भेजेंगे तो इसको आप क्या है अपने नोटबुक में ज़रूर उतारें। धन्यवाद।